मुंबई, इंडिया। मिरांश ने जैसे ही रिदम को धक्का दिया, रिदम के मुंह से एक चीख निकल गई। वो नीचे गिरते कि उससे पहले ही मिरांश ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। रिदम ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा नीचे लटकी हुई थी। मिरांश ने रिदम का एक पैर पड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने रिदम का एक हाथ पकड़ा हुआ था। मिरांश तेज आवाज में बोला, कैसा लग रहा है प्रिंसेस? कैसा लग रहा है मौत को खुद के इतने करीब देखकर? रिदम चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मिरांश, डोंट लीव मी प्लीज। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, आर यू श्योर प्रिंसेस? बहुत शौक है तुम्हें मुझसे दूर भगाने का। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे आसपास भी ना आऊं, तो मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़कर। रिदम एकदम से चिल्लाकर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं प्लीज। आई एम सॉरी, प्लीज। कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, डोंट लीव मी प्लीज। मिरांश धीरे से बोला, पर मेरा तुम्हें छोड़ने का मन कर रहा है प्रिंसेस। रिदम अब रोते हुए बोली, नहीं, मैं गिर जाऊंगी और फिर मैं मर। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि मिरांश ने एकदम से रिदम को अपनी तरफ खींचा। रिदम खुद को संभाल नहीं पाए और वो सीधे मिरांश के ऊपर जा गिरी। मिरांश रिदम को कमर से पकड़ा और उसके फेस पर एक इविल स्माइल आ गई। रिदम के दिल की धड़कन इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर अभी किसी ने उसे कुछ कहा तो वो बहुत बुरी तरह से रोएगी। मिरांश धीरे से बोला, प्रिंसेस। उसके इतना कहते ही रिदम जोर जोर से रोने लगी। उसने कसकर मिरांश को हक कर लिया। मिरांश ने धीरे से उसे अच्छे से नीचे उतारा। रिदम उसके सीने से लगी हुई थी और वो जोर जोर से रो रही थी। मिरांश उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, रिलैक्स प्रिंसेस, कभी कभी मन करता है कि हम इतनी देर कम करें, लेकिन जब हम वो काम करने जाते हैं तब हालत ऐसी खराब होती है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। रिलैक्स ओके। रिदम रोते हुए बोली, मैं सच में गिर जाती, सब खत्म हो जाता, तुम मुझे मार देते। ये सुनते ही मिरांश ने रिदम के बालों को मुट्ठी में भरकर उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं मार देता या तुम खुद को खत्म करने की प्लानिंग कर रही थी प्रिंसेस? रेलिंग पर खड़ी होकर रिलैक्स होकर कुछ सकस देख रही थी क्या, राइट? बोलते हुए वो रिदम की आंसू भरी आंखों में देख रहा था। रिदम धीरे से बोली, आई हेट यू। मिरांश उसके बालों को छोड़ते हुए मिरांश बोला, एंड आई लव यू। बोलकर उसने रिदम का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अंदर लेकर गया। रिदम अपना हाथ छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। वो अभी भी सहमी हुई थी। मिरांश गेस्ट रूम से निकलकर रिदम को सीधे अपने बेडरूम में लेकर गया और वहां पहुंचकर उसने उसे बेड पर फेंका और सीधे जाकर मिरांश ने पहले बालकनी का डोर बंद किया। मिरांश रिदम की तरफ मुड़कर बोला, आई थॉट कि तुम्हें बाहर जाने दिया जा सकता है प्रिंसेस। मुझे लगा था कि शायद तुम इतने विश्वास के काबिल हो कि मैं तुम्हें कुछ पल के लिए अकेला छोड़ूं, लेकिन नहीं, तुमने साबित कर दिया कि रिदम सिसोदिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रिदम एकदम से खड़ी होकर बोली, मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता? अरे भरोसा तो तुम पर नहीं किया जा सकता मिरांश रघुवंशी, तुमने मुझे धक्का दिया। मिरांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, रेलिंग पर खड़ा कौन हुआ था प्रिंसेस? पहले इस सवाल का सीधा हाँ या ना जवाब दो। रिदम कुछ बोलती कि तभी मिरांश एकदम से उसे कमर से पकड़कर बोला, वन वर्ड आंसर चाहिए मुझे। ये सुनते ही रिदम ने बिना कुछ बोले अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली। मिरांश उसके कान पर अपने होंठ टिकाकर फुसफुसाते हुए बोला, एग्जैक्टली प्रिंसेस, अपनी गलती के वक्त तुम ऐसे ही चुप हो जाती हो। ये सुनते ही रिदम ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। मिरांश ने एकदम से रिदम को धक्का दिया, जिस वजह से वो 2 कदम लड़खड़ा गई और हैरानी से मिरांश की तरफ देखने लगी। तभी मिरांश बिना किसी भाव के बोला, बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत और इस 4 दीवारी में बंद पड़ी रहो। बोलकर वो बाहर चला गया और जाते वक्त उसने दरवाजा बंद कर दिया था। उसके जाते ही रिदम वापस बेड पर बैठ गई। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रिदम धीरे से बोली, मेंटल कहीं का, हमेशा अपनी मर्जी करता है और मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा फोन कहाँ गया? बोलते हुए उसने इधर उधर देखा पर उसे अपना फोन कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसे याद आया कि फोन उसे गेस्ट रूम के बालकनी में गिर गया था। रिदम अपने सिर पर हाथ रख कर बोली, अब चुपचाप बैठे रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बोलकर उसने गहरी सांस ली और वही बेड पर ऐसे ही लेटकर वो सीलिंग की तरफ देखने लगी। मिरांश सीधे नीचे गया। नीचे जाते ही उसकी नजरें निधि पर चली गई जो कि हॉल में खड़ी थी। मिरांश निधि को देखते हुए बोला, ऐसे खड़ी होकर कौन सा एंटरटेनमेंट का इंतजार कर रही हो तुम? यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। निधि छत से बोली, मैं किसी एंटरटेनमेंट का इंतजार नहीं कर रही, मैं तो। मिरांश धीरे से बोला, गौतम को वेट कर रही हो? वो आएगा नहीं,
तुम्हें कॉलेज लेने जाएगा। तो तुमसे कॉलेज निकलो। निधि धीरे से बोली। ओके फाइन, बोलकर उसने वहीं सोफे पर रखा हुआ अपना कॉलेज बैग उठाया और तुरंत वहां से निकल गई। उसके जाते ही मिरांश खुद से बोला, जिसे देखो उसे बताना पड़ता है कि अपनी जिंदगी में करना क्या है। किसी को समझना ही नहीं आता खुद से। इट्स ओके मिरांश रघुवंशी, लोगों की जिंदगी में इतना तो काम कर ही सकते हैं। बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और वो भी वहां से निकल गया। अब रिदम घर पर अकेली थी। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में रघुवंशी पैलेस में अभिराज अपने स्टडी रूम में थे, तभी साहित्य वहां आकर बोला, आपसे कुछ बात करनी है दादू। अभिराज हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, मुझसे बात करने के लिए तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है साहित्य, आ जाओ। साहित्य बिना कुछ बोले अंदर आया और अभिराज के सामने बैठकर बोला, कुछ सवाल है दादू, आई होप कि आपको बुरा ना लगे। अभिराज कुछ पल रुक कर बोले, मुझे तुम्हारे सवाल बुरा नहीं लगते क्योंकि तुम कभी गलत नहीं बोलते। साहित्य अचानक से बोल, मेरे और मिरांश के आउटफिट में जो चेंज हुए, जो सारी गड़बड़ हुई, मैंने उस डिजाइनर से बात की और उसके बाद पता चला कि उसे किसी ने कहा था ये सब करने के लिए। अभिराज हैरानी से बोल, क्या? साहित्य हाँ में फिर हिलाकर बोला, हाँ उसे किसी ने कहा था और उसने मुझे एक ईमेल आईडी दी जिस पर उसे पैसे भी आए थे और क्या करना है वो भी मैसेज आया था। वो ईमेल आईडी आपकी है दादू? ये सुनते ही अभिराज हैरानी से साहित्य को देखने लगे। वह कुछ पल रुक कर बोले, तुम्हें मेरे ऊपर शक है? तुम मुझे ये सवाल करने आए हो कि क्या ये सब मैंने किया? साहित्य धीरे से बोला, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है दादू, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपको कौन फंसाना चाहेगा इन चीजों में। अभिराज कुछ पल रुक कर बोले, इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ईमेल आईडी कोई भी यूज नहीं कर सकता, सिर्फ घर के मेंबर्स को छोड़कर। और इस घर में ऐसा कौन है? इतना बोलते ही वो एकदम से रुके और फिर धीरे से बोले, मिरांश, वो आवारा लड़का, ये पक्का उसी का काम है। साहित्य झट से बोला, पर वो ये सब क्यों करेगा? शादी से एक दिन पहले तक तो वो यहाँ पर था भी नहीं, मुंबई में था, और जब यहाँ पर आया तब डायरेक्टली शादी हुई। वो कैसे कुछ कर सकता है? अभिराज साहित्य को देखते हुए बोले, अपने उसे भाई के आगे ना तुम सबसे ज्यादा मासूम इंसान हो, तभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई कैसा है। साहित्य एकदम से खड़ा होकर बोला, दादू आई ट्रस्ट यू, लेकिन आई ट्रस्ट माई ब्रदर आल्सो। मैं आप पर विश्वास करके उस पर शक नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। वो मेरा भाई है। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे, बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। साहित्य के जाते अभिराज खुद से बोले, तुम्हें नहीं पता साहित्य कि तुम्हारा भाई कैसा है? वो किसी का भी सगा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में दिखता है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं तुम्हें ही क्यों उसके माँ बाप बनने पर लगे रहते हो। बोलते हुए उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही साहित्य जैसे ही बाहर गया वो खुद से बोला, दादू ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं मिरांश पर शक करूंगा? कभी नहीं करने वाला मैं। बोलते हुए वो चला जा रहा था कि तभी अचानक वो सामने से आती हुई अनामिका से टकरा गया। अनामिका गुस्से में बोली, दिखता नहीं है क्या? साहित्य उसे देखकर बोला, अगर तुम्हें दिखता है तो तुम ही साइड हो जाती। अनामिका उसे घूरते हुए बोली, तुम तो बोलोगे ही, तुम अपनी गलती तो कभी मानोगे ही नहीं। साहित्य बिना किसी भाव के बोला, यही चीज तुम पर भी लागू हो सकती है। अपनी गलतियां मान लोगो तो दूसरों की गलतियां कम नजर आएगी। बोलकर वहां से चला गया। अनामिका खुद से बोली, किस इंसान के साथ फंस गई हूं मैं? कैसे निकलूंगी यहाँ से? बोलते हुए वो बुरी तरह चिढ़ गई थी। रात का वक्त। मिरांश जैसे ही अपार्टमेंट में पहुंचा, उसने सबसे पहले जाकर निधि को चेक किया जो कि आराम से सो रही थी। उसे देखने के बाद वो सीधे अपने बेडरूम में गया। गेट खोलते ही मिरांश ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी नजरें रिदम की तरफ चली गई थी जो कि सोफे पर पेट के बल लेटी हुई थी और इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं। मिरांश धीरे से बोला, ऐसा ही नज़ारा अगर मुझे हर रोज देखने को मिले तो मेरी आंखों के मंजर कितने खूबसूरत हो जाएंगे। अगर ऐसा ही नज़ारा मुझे हर पल दिखे तो मेरा हर पल सुहाना हो जाए। अगर ऐसे ही हर वक्त में तुम दिखे तो मेरी आंखों में जन्नत समा जाए। बोलते हुए उसने अपने कदम रिदम की तरफ बढ़ा दिए। रिदम के पास पहुंचकर मिरांश घुटनों के बल बैठा और गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वही रिदम को नींद में अपने चेहरे पर नजरों की तपिश महसूस हुई। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। आंखें खोल उसकी नजरें मिरांश की नजरों से जा मिली और वो धीरे से बोली, तुम। बोलकर वो एकदम से उठकर बैठी और फिर उसने टाइम देखा, रात के 10 बजे बज रहे थे। रिदम अपनी नज़र मिरांश की तरफ करते हुए बोली, बहुत जल्दी आ गए तुम, मेरा फ़ोन चाहिए मुझे।
मिरांश कुछ पल रुककर बोला, प्रिंसेस, मेरे पास मेरा खुद का फ़ोन है और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नहीं आ सकता। मैं किसी का भी फ़ोन अपने पास नहीं रखता। रिदम आई रोल करते हुए बोली, मैं अपने फ़ोन की बात कर रही हूँ जो कि गेस्ट रूम की बालकनी में गिर गया है और तुमने मुझे लॉक कर रखा था। यहाँ पर मैं जा रही हूँ लेने। बोलकर वो उठकर खड़ी हुई और जाने लगी थी कि तभी मिरांश उसका हाथ पकड़कर बोला, प्रिंसेस, तुम्हें इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं लेकर आ रहा हूँ। चुपचाप यहाँ बैठो, बोलकर वो बाहर चला गया। रिदम बेड पर बैठते हुए बोली, कैसा है ये मेंटल कहीं का। मुझे बेडरूम से भी नहीं निकलने देता। मुझे मेरा काम रिज्यूम करना, यहाँ पड़े पड़े दिमाग खराब हो गया। कुछ पल में मिरांश उसका फ़ोन लेकर आया और फिर फ़ोन रिदम के हाथ पैर रखकर बोला, योर फ़ोन, जिसमें शिवम के और आया कैन से मेरे साले साहब के 5 मिस्ड कॉल हैं। रिदम झट से बोली, भाई के कितने मिस कॉल। बोलकर वो उसे कॉल करने वाले थे कि तभी मिरांश उसके हाथ से फ़ोन लेकर बोला, प्रिंसेस, ये हमारा टाइम राइट और हमारे टाइम में कोई बीच में तीसरा मुंह उठाकर कैसे आ जाएगा। मैंने तुम्हें बताया, क्या तुम तो डायरेक्टली उसे कॉल करने लगी। तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा होता। डोंट यू थिंक तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, वो भी हंसते मुस्कुराते हुए। रिदम उसे देखकर बोली, हस्बैंड बनने वाला काम क्या किया तुमने। मुझे बेडरूम में लॉक करने के अलावा तुम कर क्या रहे हो। बोलकर उसने अपने फ़ोन बेड पर फेंका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। तभी मिरांश तेज आवाज में बोला, वॉट यू वॉन्ट, मैं तुम्हें बाहर जाने की परमिशन दूं। ये सुनते रिदम के कदम रुक गए और वो मुड़कर हैरानी से मिरांश की तरफ देखने लगी। मिरांश की बात सुनते ही रिदम के कदम रुक गया और उसने एकदम से मुड़कर हैरानी से मिरांश की तरफ देखा और उससे बोली, क्या बोला तुमने। तुम मुझे बाहर जाने की परमिशन दे रहे हो। सबसे पहली बात, मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है और अगर तुम दे भी रहे हो तो क्यों। कुछ नया चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। मिरांश आई रोल करते हुए बोला, प्रिंसेस, पहले तुम एक बात पर टिकना सीख जाओ। या तो तुम ये बोलो कि तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, या तो तुम ये जान लो कि मेरे परमिशन का रीजन क्या है। दोनों एक साथ नहीं होगा। रिदम कुछ पल रुककर बोली, व्हाटएवर, मुझे बताओ रीजन क्या है। तुम मुझे ऐसे जाने दे रहे हो, पक्का कुछ तो गड़बड़ है। मिरांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, रीजन ये है कि इतना। बोलकर वो एकदम से रुक गया और अब तक वो रिदम के बेहद करीब आ चुका था। रिदम कंफ्यूजन से मिरांश की तरफ देख रही थी। तभी मिरांश झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रीजन इज वेरी सिंपल, मैं चाहता हूँ बस। बोलकर उसने आई विंक की और फिर सीधे वॉशरूम की तरफ चला गया। रिदम धीरे से बोली, ये कैसा पागल है, खुद तो पागल है, मुझे भी पागल कर देगा। बोलकर वो बेड पर बैठ गई और मिरांश के बाहर आने का वेट करने लगी। वेट करते करते ही उसकी आंखें लग गई और वो वैसे ही बेड पर बैठे बैठे सो गई। थोड़ी देर बाद मिरांश वॉशरूम से बाहर आया और उसने जैसे ही रिदम को देखा उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। मिरांश रिदम के पास गया और उससे बोला, सी प्रिंसेस, इतना तो बदल चुकी हो कि मेरा इंतजार करने लगी हो। जब इंतजार कर रही हो तो किसी दिन दिल से इकरार भी करोगी। बोलकर उसने रिदम को अच्छे से बेड पर लिटाया और फिर खुद भी उसके बगल में लेट गया। वही थोड़ी सी मूवमेंट से ही रिदम की आंखें खुल चुकी थी, लेकिन उसने अपनी आंखें खोली नहीं थी। वो बस चुपचाप लेटी हुई थी। तभी मिरांश ने रिदम को अपने सीने से लगाया और झुककर उसके कान में बोला, तुम्हें सच में लगता है प्रिंसेस, अगर तुम सोने का नाटक करोगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। ये सुनते ही रिदम ने एकदम से अपनी आंखें खोली और मिरांश की तरफ मुड़कर बोली, पता चल गया ना, कोई बात नहीं, अब मैं जग रही हूँ, खुश। बोलते हुए वो चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगे। मिरांश भी बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देख रहा था। उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी कि तभी मिरांश ने अपना एक हाथ उठाकर रिदम के चेहरे पर आते हुए बालों को उसके कान के पीछे किया। उसकी इस हरकत पर रिदम की आंखें खुद ब खुद बंद होगी, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मिरांश हल्का सा आगे बढ़ा और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, जादू हो तुम प्रिंसेस, वो जादू जो हर किसी के नसीब में नहीं आता। ये सुनते ही रिदम ने अपनी आंखें खोली और वो अपनी हनी ब्राउन आंखों से मिरांश को गौर से देखने लगी। मिरांश का हाथ रिदम के गाल से होते हुए उसके कंधे तक गया और फिर वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। रिदम धीरे से बोली, क्या ये क्या कर रहे हो तुम। मिरांश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रोका और उसकी आंखों में देखकर बोला, थोड़ी मस्ती, थोड़ी शरारत और फिर थोड़ी इबादत। ये सुनते ही रिदम की सांसें तेज हो चुकी थी और उसने आगे बढ़कर उसके फोरहेड को अपने होठों से छुए और फिर नीचे बढ़कर उसने रिदम के होठों को कैप्चर कर लिया। रिदम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली।
वो न हिल रही थी ना मिरांश का साथ दे रही थी, बस चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी। धीरे धीरे मिरांश की इबादत बढ़ती जा रही थी, वही रिदम ना चाहते हुए भी उसमें पिघल चुकी थी। रिदम बेड पर अच्छे से लेटी हुई थी और मिरांश उसके ऊपर आ चुका था। उन दोनों के होठ अभी भी आपस में उलझे हुए थे, वही मिरांश का हाथ रिदम के पूरे जिस्म को तराश रहा था। थोड़ी देर बाद मिरांश ने रिदम के होठों को आज़ाद किया और उसके होंठ से उसके गाल से होते हुए उसके कंधे पर चलने लगे। मिरांश के गर्म होठों को अपने बदन पर महसूस करते ही रिदम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथों ने मिरांश के बालों को मुट्ठी में भर लिया। अचानक से मिरांश ने रिदम के कंधे पर बीच बाइट किया, जिस वजह से रिदम की एक आह निकल के वो अपनी आंखें खोलकर मिरांश की तरफ देखने लगी, जो शरारती नजरों से उसे देख रहा था। उसके इन नज़ारों को देखते ही रिदम के गाल लाल हो गए और वो धीरे से बोली, ऐसे देखना बंद करो मुझे। बोलते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मिरांश आगे बढ़कर उसके कान में बोला, क्यों प्रिंसेस, तुम ऐसे मेरे पास कितनी अच्छी लग रही हो। अपनी नज़रों में तुम्हें बसा रहा हूँ, बसाने दो। बोलते हुए मिरांश ने रिदम का चेहरा अपनी तरफ किया और फिर उसके गाल पर किस करके वो वापस उसकी आंखों में देखने लगा। रिदम ने कुछ पल मिरांश की आंखों में देखा और फिर अगले ही पल उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके इस हरकत पर मिरांश हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा। मिरांश के होंठ रिदम के बदन के हर हिस्से को तरस रहे थे और एकदम उसकी छुअन अपने हर हिस्से पर महसूस कर पा रही थी। धीरे धीरे उन दोनों के कपड़े बदन से अलग होते हुए जमीन पर पहुंच चुके थे और वो दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे में समाये हुए ब्लैंकेट के अंदर थे। करीब 2 घंटे बाद रिदम मिरांश की बाहों में बेजान सी लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, वो अभी आधी नींद में थी। वही मिरांश उसके हथेली पर पैटर्न्स बनाते हुए कुछ सोच रहा था। रिदम नींद भरी आवाज में बोली, अब छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। मिरांश अचानक से बोला, इतनी भी जल्दी क्या है प्रिंसेस, अभी तो। रिदम बीच में बोली, सीरियसली इतनी जल्दी? तुमने 2 घंटे से मुझे परेशान करके रखा है, अब मुझे सोना है बस। बोलकर उसने अपना हाथ मिरांश के हाथ से छुड़ाया और फिर दूसरी तरफ करवट लेकर आराम से लेट गई। मिरांश कुछ बोलता कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने जल्दी से अपना फोन चेक किया, जिस पर साहित्य का मैसेज था और उसे मैसेज में लिखा था, मैंने दादू से बात की और दादू तुम पर शक कर रहे हैं। ये पढ़ते ही मिरांश के फेस पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। मिरांश धीरे से बोला, क्या किस्मत है, साला खानदान भी ऐसा मिला है जो घूम फिर कर मुझ पर शक करते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो मेरे काम ऐसे हैं या फिर मेरे खानदान वालों की नज़रें ऐसी हैं कि उन्हें हर जगह नज़र में आता हूँ। बोलकर उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और फिर रिदम को हक करते हुए वो भी अच्छे से लेट गया। अगले दिन सुबह के 10 बजे बज रहे थे और रिदम अभी भी आराम से बेड पर सो रही थी। उसे उठने का कोई होश नहीं था, कल रात की वजह से वो बहुत थक चुकी थी। वही मिरांश ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा रेडी हो रहा था, क्योंकि आज उसका कॉन्सर्ट भी था और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना था। मिरांश गुनगुनाते हुए बोला, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने। इतना बोलते वो रुक गया और उसकी नज़रें रिदम की तरफ चली गई, जो कि आराम से बेड पर सो रही थी। मिरांश गौर से रिदम की तरफ देखने लगा। इस वक्त बालकनी से आई हुई हल्की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, साथ ही उसकी कुछ लटें उसके चेहरे पर थीं। मिरांश गहरी सांस लेकर बोला, एक नज़ारा है तू मेरी आंखों का, एक नज़ारा है तू मेरी रातों का, और एक नज़ारा है तू मेरे दिल का, एक नज़ारा है तू मेरी रूह का, और एक नज़ारा है तू मेरे जज्बातों का। बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अचानक उसकी स्माइल और गहरी हो गई और वो रिदम की तरफ बढ़ गया। रिदम जो अभी तक आराम से सो रही थी, उसे अचानक अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ फील हुआ। रिदम नींद में बोली, भाभी छोड़ो यार। बोलकर उसने हाथ हटाया और फिर दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। मिरांश धीरे से बोला, भाभी आई स्वेर मेरी बहन ने तुम्हें बिगाड़ दिया प्रिंसेस। बोलकर उसने एकदम से ब्लैंकेट हटाया। रिदम की आंख खुल गई और वो हैरानी से बोली, क्या है ये। बोलते हुए वो रुक गई और उसकी नज़र मिरांश की तरफ चली गई, जो कि ब्लैंकेट हाथ में पकड़े खड़ा था। रिदम कुछ पल रुककर बोली, तुम हो, ये कौन सा तरीका किसी को उठाने का। तुमने एक बार पहले भी ऐसी कोई हरकत की थी और आज फिर से। यू नो वॉट मिरांश रघुवंशी, तुम एक मेंटल हो जिसका कुछ और काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने को छोड़कर। बोलकर वो बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी मिरांश अचानक से तेज आवाज में बोला, प्रिंसेस तुमने क्या मुझे चलता फिरता राहगीर समझा है क्या, जिसे तुम कुछ भी सुना कर निकल जाओगी और वो चुपचाप सुनकर सॉरी बोलकर चला जाएगा। ये सुनते ही रिदम एकदम से रुकी और उसने मुड़कर मिरांश की तरफ देखा। मिरांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला,
अगर तुम ऐसा कुछ भी समझ रही हो या सो रही हो तो बहुत गलत सोच रही हो। ये मत भूलो कि मैं कौन हूँ और तुम कौन। और ये मत भूलो कि तुम्हें हर चीज़ के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। डोंट एवर फॉरगेट दैट। रिदम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, भूलना चाहूँ तो भी नहीं भूलने देते हो ना तुम। घूम फिर कर एक ही बात करते और याद दिला देते हो कि तुमने मुझे क्या बना कर रखा है यहाँ पर। प्रिंसेस बोलते हो तो प्रिंसेस बना कर रख दिया है, कैद करके रखा है। तुमने मुझे कोई परमिशन दो या ना दो, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आफ्टर ऑल तुम्हारी दी हुई परमिशन को मना नहीं कर सकती। बोलकर वो जबरदस्ती मुस्कुराए और फिर वॉशरूम चली गई। रिदम के जाते ही मिरांश धीरे से बोला, टूटे बिखरे जर्रे में तुम तो हो पर मैं तो अलग से ही हूँ। शायद टूटता तारा हूँ जिससे लोग देखते हैं और वो खूबसूरत लगता है, पर वो जहाँ गिरता है वो जमीन बंजर कर दे। शायद ऐसा टूटा तारा जो लोगों की नज़रों को अच्छा लगता है पर खुद हर वक्त चलता है। वही रिदम वॉशरूम के अंदर खुद को देखते हुए बोली, किसी के जख्मों का मरहम इंसान तब तक नहीं बन सकता जब तक जख्म बाहर ना आए। तुम्हारे पीछे पागल थी मैं, पर अब मैं तुम्हें समझना भी नहीं चाहती। तो तुम्हारे जख्मों को कहाँ से समझूंगी। बोलते हुए वो खुद को मिरर में देख रही थी। थोड़ी देर बाद रिदम सीधे नीचे गई। मिरांश वहां पर कहीं भी नहीं था। वो डाइनिंग एरिया में जाकर चेयर पर बैठी और निधि को देखकर बोली, कहाँ गया वो। निधि हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मीर भाई का आज रात को कॉन्सर्ट है जहां पर आप भी जाने वाली हो और आज उन्हें एक लेवल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था जिसकी वजह से वो गए हुए। मुझे गौतम ने बताया। रिदम कुछ सोचते हुए बोली, गौतम और मिरांश दोनों से बहुत क्लोज हो तुम। मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, कहीं भी नहीं। निधि उसके पास बैठते हुए बोली, क्योंकि मैं तो उनकी जिंदगी में बाद में आई हूँ। मीर भाई ने मुझे जिंदगी दी है और गौतम ने पहचान नहीं बोलूंगी। गौतम और मैं एक दूसरे के लिए फील करते हैं, जो जुबान नहीं है पर दिलों में है। रिदम अचानक से बोले, पर इकरार से ज़्यादा इजहार जरूरी है। जुबान पर आना भी तो कुछ मायने रखते हैं। निधि रिदम की तरफ देखते हुए बोली, मीर भाई की प्रिंसेस, अगर ऐसी बात है तो इजहार तो आप भी नहीं करती। ये सुनते ही रिदम हैरानी से उसे देखने लगी। रिदम धीरे से बोली, क्या मतलब, क्या बोल रही हो तुम। निधि मुस्कुराते हुए बोली, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा। बेडरूम साफ करते वक्त मुझे एक डायरी मिली थी जिसके ऊपर बोर्ड लेटर्स में मिरांश की दीवानी लिखा हुआ था। मतलब आप मीर भाई की। रिदम बीच में बोली, बस उसके बारे में मिरांश को नहीं पता चलना चाहिए। लिसन निधि, गलती से भी ये सारी चीजें मिरांश के सामने आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निधि झट से बोली, ओके मीर भाई की प्रिंसेस, डोंट वरी, किसी की सीक्रेट बाहर नहीं लाती मैं, पर आपसे एक बात पूछनी है। मैंने वो डायरी खोलकर नहीं देखी, पर ऊपर देखकर समझ में आ गया कि जिसकी आवाज़ के पीछे आप दीवानी थी आज उसकी हमसफर है आप। तो फिर प्रॉब्लम क्या है। आपके पास भी तो इकरार है ना, इजहार कर दीजिए। रिदम एकदम से खड़ी होकर बोली, कुछ भी नहीं है, पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। मुझे पता है कि वो कौन है। निधि कंफ्यूजन से बोली, तो पहले नहीं पता था क्या। ये सवाल सुनते ही रिदम एकदम से उसकी तरफ देखने लगी। क्या जवाब देगी रिदम निधि के सवाल का। जानने के लिए सुनते रहिए।